हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और अब इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। ये वीडियो मैंने सब ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था पूरा, उसके बाद ये इंटर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा क्या क्या ये करा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और जो बुक की PDF है वो डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले हमने देखा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया था और ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अब टाइम आ चुका था अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करने के लिए, जिसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज लॉन्च करी गई थी। सबसे पहला था लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना सुना लग रहा होगा ना, अभी समझेंगे इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की। लैंड रिफॉर्म मीन्स रिफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि एक लैंड पहले किसी और को बिलोंग करती थी, अब वही लैंड किसी और को बिलोंग करेगी। तो भैया ये लैंड की ओनरशिप को चेंज करने से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन हमारा कैसे इंक्रीज हुआ, अभी समझते हैं उसको। इसके अंदर क्या हुआ था, दो चीजें आई थी, दो चीजें करी गई थी। सबसे पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म के अंदर दो चीजें करी गई थी। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, आपको जमींदारी सिस्टम याद है, उसमें क्या होता था, एक जगह पे होता था फार्मर, बीच में होता था जमींदार या लैंडलॉर्ड जो भी बोलो, और यहां पे होती थी गवर्नमेंट। अब क्या होता था, जमींदार अपने लैंड पे फार्मर से काम करवाते थे और उसके लिए रेंट लेते थे काम करने का। यानी आप बोल सकते हो जो लगान हमने सुना था, तो वो क्या करते थे, आउटपुट जो प्रोड्यूस होता था उसका रेंट लेते थे फार्मर से। तो गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज करा ना कि ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये जमींदार ही क्रिएट कर रहे हैं, कि ये खुद को कुछ काम करते नहीं है, बस अपनी लैंड ने दे रखी है जिसमें फार्मर्स काम कर रहे हैं, टिलर्स काम कर रहे हैं। और इस वजह से क्या होता था, इतना रेंट लेने की वजह से फार्मर्स भी अच्छे से काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था भैया हम जितना ही प्रोड्यूस कर लें आधा से आधा तो रेंट पे ही चले जाएगा, क्यों ही प्रोड्यूस करें हम। सेकेंडली जमींदार ने भी कोई एफर्ट नहीं मारा कि यार वो इंसेंटिव प्रोवाइड करे फार्मर्स को कि भैया प्रोड्यूस करो, कोई एफर्ट नहीं मारा। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा भैया, ये जमींदार को ही हटा दिया। उनने कहा कि ये जो लैंड है फार्मर्स, अब ये तुम्हारी ही है, तुम ही इसके मालिक हो, तुम ही प्रोडक्शन करो, तुम ही जो कमाओगे सब कमाओ, तुम्हें किसी को रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स को एनकरेजमेंट मिली। उन्होंने कहा कि यार हाँ, अब हमारी खुद की लैंड है, अब हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। खुद की चीजों में यार अपना जो एफर्ट डालने का मजा आता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो फार्मर्स ने भी यही रियलाइज करा कि उनकी अब लैंड हो चुकी है, तो अब वो प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज करने लग गए। तो इस वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करना चालू करा। तो पहला समझे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जमींदार को हटा दिया और फार्मर्स को ही ओनर बना दिया वो लैंड का। ठीक है। सेकंड क्या करा गया, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब होता है यार कि एक लिमिट सेट कर देना कि भैया एक आदमी सिर्फ इतने एकड़ तक की जमीन होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा की अगर होगी तो वो बांट दी जाएगी। सपोज कर लो गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक बंदा सिर्फ 10 एकड़ की जमीन होल्ड कर सकता है फॉर एग्जांपल, और उससे ज्यादा अगर जिसके पास भी होगी वो गवर्नमेंट किसी और को बांट देगी, जो गरीब है जिनके पास नहीं है उनको बांट दी जाएगी, उसको बोला लैंड सीलिंग। ठीक हो गया। तो अब समझ रहे हो, अब लैंड सीलिंग से क्या हुआ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि भैया अब सबके पास इक्वल लैंड पहुंच गई है, बराबर ही लैंड पहुंची, जिससे फार्मर्स को भी एनकरेजमेंट मिली। जो गरीब फार्मर्स थे वो भी प्रोडक्शन में अब आ गए। तो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ रहा है दो चीजें कैसे रिलेट हुई, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग लगा के। तो इसको बोला लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म क्या होता है, रिफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, और दूसरा लैंड सीलिंग लगा के। ठीक है। अब इसमें इट वॉज नेसेसरी टू अटेन रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मतलब कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो रेशनल हो, यानी इक्वल हो, और सब ऐसा ना हो कि यार किसी के पास तो बहुत ज्यादा है और किसी के पास बहुत कम है। तो ये इक्वल रखना है, रेशनल रखना, इसका एक नेसेसरी था। ठीक है। ये था हमारा लैंड रिफॉर्म। अब इसमें जो दो टर्म आए, सबसे पहला था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। देखो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज क्या होता है, टू मेक द टिलर्स द ओनर ऑफ सॉइल, यानी फार्मर्स और टिलर्स एक ही होते हैं, तो इनको ओनर बना देना और जमींदार को बीच में से हटा देना, अब उनकी ही लैंड हो गई। फार्मर्स कुड विलिंगली प्रोड्यूस मोर। अब फार्मर्स विलिंगली खुद से ही प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने चाहते थे, क्यों, क्योंकि भैया वो लैंड अब उनकी खुद की हो चुकी है, जमीन उनकी है, वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे। जिस वजह से क्या हुआ, ब्रॉट 200 लाख टैलेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी जमींदार हटा दिए और ऑलमोस्ट 200 लाख जो टेनेंट्स थे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के। इंपॉर्टेंट डेटा याद रख लेना। ठीक है भैया। इसके फेलियर्स क्या हुए, क्या अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में प्रॉब्लम क्या आई, सबसे पहले प्रॉब्लम आई लूप होल्स बहुत ज्यादा हुए। लूप होल्स मतलब आप बोल दो करप्शन बहुत ज्यादा हुआ। सेकेंडली क्या हुआ, जमींदार सेल्फ क्लेम्ड टू बी कल्टिवेटर्स, यानी ये जमींदार ने बोला कि भैया हम ही टिलर है, ये लैंड हमको ही दे दो। ये फार्मर्स को हटा दिया और बोला कि हम ही यहाँ पे काम करते हैं, हम ही यहाँ के टिलर है, हम ही यहाँ के फार्मर है। तो उनने क्या करा, चीटिंग करी कि भैया हम ही फार्मर है, हमें ये लैंड दे दो। तो ये दो प्रॉब्लम्स आई।
ठीक है, तो ये था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इसके बाद लैंड सीलिंग में क्या लिखा है, रिफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी वही कि एक लिमिट सेट कर देना कि भैया सिर्फ तुम इतना ही लैंड ओन कर सकते हो, इससे ज्यादा होगा तो बांट दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लिमिट सेट कर देना। इट वॉज डन टू प्रमोट इक्विटी, इक्विटी प्रमोट करना कि यार ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इक्विटी बनी रहे, सब बेसिक लैंड सबके पास अवेलेबल रहे। इसके क्या फेलियर्स हुए, फेलियर ये हुआ कि जो भैया जमींदार थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे उनने पता है क्या करा, उनने जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला 10 एकड़ की जमीन ही आप रख सकते हो, तो 10 एकड़ से ज्यादा जितनी भी जमीन थी वो अपने रिलेटिव के नाम पे करवा दी। तो उन्हें तो शो करा हमारे पास सिर्फ 10 एकड़ है और बाकी रिलेटिव के नाम पे करवा दी, तो ये इन्हें एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी। इस वजह से फेलियर हमारी यहाँ पे कुछ सेक्शन में हमको देखनी मिली। अब भैया इसका कंक्लूजन क्या आया लैंड रिफॉर्म का, वो भी बता दो। कंक्लूजन ये आया, बस इतना याद रख लो कि ये केरला और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुआ इंप्लीमेंटेशन लैंड रिफॉर्म का, और बाकी स्टेट्स में अच्छा नहीं हो पाया। तो इतना ही याद रखना है, केरला और वेस्ट बंगाल में अच्छा हुआ, बाकी स्टेट्स में अच्छा नहीं हो पाया लैंड रिफॉर्म का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये था हमारा लैंड रिफॉर्म, मतलब कि चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग थ्रू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग, ये हमारा लैंड रिफॉर्म्स। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। तो दूसरा जो पॉलिसी लॉन्च हुई थी वो थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन समझने से पहले ये देख लो लॉन्च किस तरीके से हुई थी। पहली हुई थी फर्स्ट फेज मिड 60s और 70s के बीच में, यानी 1960s और 1970s के बीच में, और दूसरा फेज था मिड 70s और 80s के बीच में। जो पहला फेज लॉन्च हुआ था उसमें याद रख लेना, इसमें जो हमें मेजर जो इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी वो मिली थी आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में, यानी वहीं तक हमारा जो बोल सकते हैं हम स्प्रेड हुआ था इसका इफेक्ट वो था। और उसके बाद जो सेकंड फेज था फिर वो बाकी स्टेट्स में फैल गया था उसका जो भी इफेक्ट था। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है भैया? ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि यार आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अचानक से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाना ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स सुना लग रहा होगा, ये भी अभी डिस्कस करते हैं इसको। तो व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स refers to the large increase in production of food grains due to use of HYV seeds, यानी जो हमारे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उसका एक लार्ज स्केल में इंक्रीज हो जाना अचानक से ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक हो गया। इट वॉज लॉन्च ड्यू टू बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर। ये क्यों लॉन्च कर गई थी? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस देखने को मिल रही थी। अब भैया इसमें HYV सीड्स आपने जो बताया हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इसकी कुछ बता दो चीजें क्या है। सबसे पहला है इसको हमने मिरेकल सीड्स बोला। अगर पूछा विच सीड्स वर नोन एज मिरेकल सीड्स तो आप बोलोगे HYV सीड्स। मिरेकल सीड्स क्यों बोला गया? क्योंकि आप लिखोगे क्योंकि बिकॉज इसकी वजह से अचानक से एक बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया था हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। इट नीड्स हाई इरिगेशन, यानी जो HYV सीड्स होती है ना उसमें जो पानी देना होता है ना, जो मतलब उगाने के लिए वो कहीं गुना ज़्यादा देना होता है एक नॉर्मल सीड से, तो उसमें पानी ज़्यादा देना होता है। उसके बाद इट नीड्स 4 to 10 टाइम्स फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स एक अच्छी चीज़ नहीं होती, आपको पता है वो केमिकल होता है। तो अब जो HYV सीड्स है उसमें 4 से 10 गुना ज़्यादा देना होता है एक नॉर्मल सीड के मुकाबले। आपको फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा डालनी होती है, 4 से 10 गुना। इतना याद रख लेना इस HYV सीड्स के बारे में। ठीक हो गया, ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब इसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स भी देख लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का। सबसे पहला था अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? सपोज कर लो फार्मर ने इतना कुछ क्रॉप प्रोड्यूस करा, उसमें से इतना कंज्यूम कर लिया, और जो बचा हुआ क्रॉप जो उसने मार्केट में बेचा उसको हमने बोला मार्केटेबल सरप्लस। यानी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पार्ट जो अपना कंजम्पशन करने के बाद बच जाता है और वो मार्केट में बेचता है, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। यानी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया था कि हम मार्केटेबल सरप्लस को अटेन कर लिए थे कि अब हम जो फार्मर्स थे वो मार्केट में भी क्या करते थे, क्रॉप्स को बेच पाते। तो इतना अच्छा खासा प्रोडक्शन हमारा हो गया था। सेकेंड, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी जो फूड ग्रेन्स का था उसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि बफर स्टॉक मेंटेन हो गया था और कभी भी हमें फूड की शॉर्टेज देखने को नहीं मिली। भुखमरी हमारी कंट्री में कभी भी नहीं आई उसके बाद से। ठीक हो गया। तीसरा, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। ऑब्वियसली बात है यार, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, इतने सारे फूड ग्रेन्स पहुंच गए तो कहीं ना कहीं उसके प्राइसेस रिड्यूस हो गए। डिमांड सप्लाई में अगर आपने पढ़ा होगा कर्व को कि किसी की अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, प्राइसेस गिर जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइसेस गिर गए, जिस वजह से क्या हुआ, लो इनकम ग्रुप को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ प्राइसेस गिरने की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, भरपूर मात्रा में इतना फूड ग्रेन्स पहुंच गया था जिस वजह से प्राइसेस गिर गए। डिसएडवांटेज क्या हुआ, पेस्ट अटैक। यानी जो HYV सीड से हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं ना उसमें पेस्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नुकसान होने का भी चांसेस हो जाता था कि यार फार्मर ने जितना प्रोड्यूस करा वो खराब ना हो जाए क्रॉप, क्योंकि पेस्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन क्रॉप्स में जो HYV सीड से बनते हैं।
ठीक है। सेकंड था कि इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भैया जो गरीब फार्मर है क्या वो HYV सीड्स अफोर्ड कर सकता है? चलो HYV सीड्स अफोर्ड कर ली, उसके बाद भैया इतना सारा इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, साथ साथ फर्टिलाइजर्स इतने महंगे हैं उनको प्रोवाइड करना वो HYV सीड्स को, तो कहीं ना कहीं ये जो बोल सकते हैं हम लोग जो गरीब फार्मर्स हैं, लो फार्मर्स हैं, वो उसको नहीं यूज़ कर पाते थे HYV सीड्स को। तो सिर्फ जो रिचर फार्मर्स है जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल था, सिर्फ HYV सीड्स वही यूज़ कर पाते थे, जिस वजह से हमारी इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राइट। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ किसके? ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ठीक है। अब यार हमारा बस इसको मैं बता देता हूँ, इसके बाद हमारा क्रिटिकल अप्रेजल बचा है एग्रीकल्चर के, उसमें फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा इंडस्ट्री, मतलब चैप्टर नहीं खत्म होगा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर इंडस्ट्रियल और ट्रेड बचा, उसको भी खत्म कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्रिटिकल अप्रेजल मतलब क्या क्या हमने पढ़ा, क्या सही हुआ क्या गलत है, जो भी होगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप उसको नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं तब तक इसको लिख लेता हूँ, ओके। क्रिटिकल अप्रेजल समझने से पहले एक बार टॉपिक देख लेते हैं, सब्सिडीज। छोटा सा टॉपिक है। सब्सिडीज मतलब क्या होता है यार, आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड करी है फार्मर्स को। सब्सिडीज मतलब होता है कि जो फार्मिंग के इनपुट्स होते हैं, जैसे आपके सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सस्ते रेट में प्रोवाइड करना, इसको हम बोलते हैं सब्सिडीज देना, ठीक है। तो सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज मीन्स फार्मर्स गेट्स इनपुट्स एट लोअर प्राइस देन मार्केट, यानी फार्मर्स को जो इनपुट्स हैं वो कम प्राइस में मिलेंगे एज कंपेयर टू द मार्केट, मार्केट प्राइस से कम में मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज के ऊपर एक डिबेट हुई थी कि सब्सिडीज कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि एक टाइम के बाद उस पर स्टॉप लगाना है या नहीं। तो इसके ऊपर डिबेट हुई थी। किसी ने इसके फेवर में बोला था कि सब्सिडीज कंटिन्यूअसली देनी चाहिए, किसी ने बोला कि सब्सिडीज कंटिन्यूअसली नहीं देनी चाहिए, एक टाइम के बाद बंद कर देनी चाहिए। तो पहला रीजन हम देख लेते हैं फेवर में जो बोला इकोनॉमिस्ट ने। पहला बोला फार्मिंग इज अ रिस्की, यानी इंडिया में कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि फार्मिंग अभी भी एक रिस्की चीज है, यानी कभी आउटपुट बनता है कभी अच्छा आउटपुट नहीं बनता है, तो फार्मर का लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। इससे अच्छा कम से कम सब्सिडीज तो हम उसको दे सकें, सस्ते रेट में जो इनपुट्स है वो भी तो प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि अभी भी फार्मिंग क्या एक रिस्की चीज है, आउटपुट कभी बनता है कभी नहीं बनता है, ठीक है। सेकंड बोला गया मेजॉरिटी फार्मर्स पुअर है, यानी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अभी भी जो हमारे कंट्री के फार्मर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स अभी भी पुअर हैं, वो इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो सब्सिडीज प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ ने बोला कि अभी मेजॉरिटी फार्मर्स बहुत पुअर हैं। तीसरा बोला इफ रिमूव देन इनइक्वालिटी, यानी कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर तुम सब्सिडीज देना बंद कर दोगे तो इनइक्वालिटी इससे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जो रिच है वो तो अपना काम चला लेगा, उसको सब्सिडीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुअर फार्मर है वो तो सब्सिडीज के ही ऊपर डिपेंडेंट है, उसको वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, रिच तो अपना ग्रो करता रहेगा लेकिन पुअर नहीं कर पाएगा, वो और पुअर फार्मर होता रहेगा, तो इनइक्वालिटी दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। तो इसलिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें फेवर में बोली गई थी सब्सिडीज के। अब इसके अगेंस्ट में क्या बोला गया था कि सब्सिडीज कंटिन्यू नहीं रखनी है, एक टाइम के बाद हटा देनी चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट बोला गया था वाइड एक्सेप्टेंस, यानी इसमें इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि जो सब्सिडीज हैं तुम लाए थे, ऑलमोस्ट जितने थे सबने एक्सेप्ट कर ली, सबको सब्सिडीज के बेनिफिट्स मिल गए, अब इसको हटा दो, अब कोई जरूरत नहीं है बार बार सब्सिडीज कंटिन्यू करने के लिए। जो पुअर फार्मर्स ने उसका बेनिफिट उठा लिया, आउटपुट बना लिया, अब इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड बोला गया पुअर फार्मर्स आर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स। कुछ इकोनॉमिक्स ने बोला कि जो तुम सब्सिडीज दे रहे हो, जो सस्ते रेट में इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसका फायदा तो पुअर फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं रहा है, उसका बेनिफिट सिर्फ रिच फार्मर्स ले जा रहे हैं, तो इससे अच्छा हटा दो, क्योंकि पुअर फार्मर्स को उसका बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहा है। तो ये बोला गया अगेंस्ट ऑफ सब्सिडीज। तो ये दो इंपॉर्टेंट छोटे टॉपिक थे, फेवर ऑफ सब्सिडीज में क्या बोला गया और अगेंस्ट ऑफ सब्सिडीज में क्या बोला गया, राइट। अब हमारा जो लास्ट है क्रिटिकल अप्रेजल। आप सोच रहे हो कि चैप्टर बहुत लंबा है, चैप्टर लंबा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें जो अगर आपने ये टॉपिक जब खत्म कर लिया तो आप ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ संदीप गर्ग में या एनसीईआरटी में आप बोलो जो 3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन एक चैप्टर के अंदर दे रखा है, 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन दे रखा है इनफैक्ट, ठीक है। पहला कौन चैप्टर था? 5 ईयर प्लान्स था, उसके बाद हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके बाद हम देखेंगे अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर हमारा ट्रेड सेक्टर, उसके बाद ये जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल मतलब कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेना, जो भी हमने उसका पढ़ा एक ओवरव्यू में, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल अप्रेजल। अब एग्रीकल्चर जो हमने पढ़ा इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपको याद रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स लॉन्च करे गए थे, सबसे पहले ये लिखा है, बुक में बहुत लंबा चढ़ा के लिखा है, उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स लॉन्च करा गया था।
ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले ना हम लोग जो फूड ग्रेन्स थे वो इंपोर्ट करते थे यूएसए से, तो उनके ऊपर हमको डिपेंड रहना पड़ता था। तो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि हम सेल्फ सफिशिएंट रह गए, बन गए। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जमींदारी सिस्टम हट गया। वो पड़ा था ना जमींदारी सिस्टम, जिसमें अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज हुआ था, यानी बीच में से जमींदार को हटा दिया था। वो जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया था लैंड रिफॉर्म्स के आने की वजह से। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में 1950 से लेकर 1990 तक पॉपुलेशन जो थी उसके ऊपर डिपेंडेंट वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, यानी जो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। लेकिन उस हिसाब से हमारा जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ, जीडीपी उतना ही रहा, जीडीपी उतना इंक्रीज नहीं हुआ जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एग्रीकल्चर वर्कफोर्स के ऊपर। जिसका क्या रीजन था? जिसका रीजन ये था बिकॉज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर अनेबल टू एब्जॉर्ब द पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर था वहाँ पे इतनी वर्कफोर्स की जो बोल सकते हैं हम लोग कैपेसिटी नहीं थी कि वो एब्जॉर्ब कर पाए जो एग्रीकल्चर के एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं उनको अपनी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये रीज़न था एग्रीकल्चर का पॉपुलेशन बढ़ने का डिपेंडेंस और जीडीपी ना बढ़ने का, क्योंकि भैया जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर थे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए एक्स्ट्रा जो पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर के ऊपर। यानी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कम बंदे भी होते ना तो भी उतना जीडीपी हम अटेन कर लेते, वो फालतू एक्स्ट्रा बंदे थे जो ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाए इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। तो क्रिटिकल अप्रेजल में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, लैंड रिफॉर्म ने जमींदारी सिस्टम को हटा दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ी जो डिपेंडेंस उसके ऊपर है, लेकिन उस हिसाब से जीडीपी नहीं बढ़ा। क्यों पॉपुलेशन इतनी बढ़ी? क्योंकि जो सर्विस और कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया जो हमारे एग्रीकल्चर के एक्स्ट्रा वर्कर्स थे उनको। तो ये हमने पढ़ा क्रिटिकल अप्रेजल में, इतना ही याद रखना है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 से 1990 तक। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके बाद हमारा ट्रेड सेक्टर बचा है, फिर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से एक पार्ट और लगेगा, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट कर लो, जो भी नोट करना है। मैं आता हूँ 2 सेकंड में। तो जो अब हमारे पास टॉपिक बचा है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर और आपका ट्रेड सेक्टर। ट्रेड सेक्टर बहुत छोटा टॉपिक है, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट और में ये पूरा चैप्टर A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना, जो 1956 से 1961 तक हुआ था, उसमें किस पे फोकस करा गया था? इंडस्ट्रीज के ऊपर। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस करा गया था, और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उस पर इंडस्ट्रीज पे फोकस करा गया था। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज में क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कैन ग्रो ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी डेवलपिंग कंट्री जो इंडिया है वो तभी ग्रो कर सकती है जब उसके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। सेकेंडली, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज स्टेबल। यानी इंडस्ट्रीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह नहीं कि भैया 6 महीने तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 6 महीने तुम बेरोजगार रहोगे, बारिश नहीं हुई तो तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं होगा, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। तो इंडस्ट्रीज़ की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद दैट्स वाई 5 ईयर प्लान्स फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रीज। इसलिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान लॉन्च करा था उसने बहुत ज़्यादा फोकस करा था किसके ऊपर? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। कुछ ही इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी हमारे पास, आयरन एंड स्टील फर्म जो अवेलेबल थी 2 ही जगह पे, याद रख लेना, जमशेदपुर और कोलकाता। 2 ही जगह पे हमारे पास जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी वो अवेलेबल थी, और कुछ कॉटन एंड टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्रीज थी वो थोड़ी बहुत जगह पे अवेलेबल थी, बट उससे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेन हमारी क्या होती है? आयरन एंड स्टील फर्म, जो कि सिर्फ 2 ही जगह पे थी। तो उसको स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में फोकस करा गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लेते हैं, यानी इंडस्ट्री सेटअप करने के क्या फायदे होंगे हमारी कंट्री के। बहुत बेसिक है। सबसे पहला है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। क्यों? क्योंकि भैया इंडस्ट्री सेटअप होंगी, लोग काम करने के लिए वहाँ पे चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सेकेंडली, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे फैली हुई है, उसको एक जगह मिल जाएगी इंडस्ट्रीज में आने की, वो एब्जॉर्ब कर लेगी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो पहला क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सेकेंड, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे रेलवेज हो गई, आपका पावर जनरेशन हो गया, तो इंडस्ट्री सेटअप होगी तो हम रेलवेज डेवलप कर पाएंगे, अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज डेवलप होने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। डिटेल नहीं दी बुक में, बस इतना ही आपको याद रखना है। तीसरा, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग मीन्स कि अब हम मशीन्स यूज़ कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आपके ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, जो मशीन्स होती है हार्वेस्टिंग मशीन्स, उसको यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई हैं, वो अब हमको प्लांट्स प्रोवाइड करके दे सकती है, वो हमको मशीन्स प्रोवाइड करके दे सकती है। तो अब हम मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि हमारी करेंसी के अलावा, रुपी के अलावा जितनी भी करेंसीज है दुनिया भर की, डॉलर, यूरो वगैरह, वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। तो डॉलर समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, हमको डॉलर अर्न करने में हेल्प करेगा। कैसे? जो हम इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी डिमांड बाहर वाली कंट्रीज भी करेंगी, तो हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। तो क्या करेगा, हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करेगा। उसके बाद लास्ट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं ये लोग बड़े सिविलाइज्ड है। सिविलाइज मतलब कि वो लोग जो जिनके पास बेसिक एजुकेशन हो, जो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हो, जो मतलब अपना एजुकेशन भी हो, उनके पास सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो वही यार इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, तो लोगों ने एक नज़रिया अपना बदला कि हाँ यार अब हम इन गुड्स को भी परचेस कर सकते हैं, ये गुड्स भी होती हैं, ये एडवांसमेंट्स भी हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी और सिविलाइजेशन हमारी कंट्री में डेवलप हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो ये 6 थे। अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करेगा और ग्रोथ होगी सिविलाइजेशन की। ठीक है, अब है हमारा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी सरकार का क्या रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, या क्यों जरूरी था सरकार का आना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। जिसका सबसे पहला रीजन है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, यानी जो प्राइवेट सेक्टर थी उसके पास इतना कैपिटल ही नहीं था, इतना पैसा ही नहीं था कि वो इंडस्ट्री सेटअप करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी कंट्री का कर सके। तो ऑब्वियसली बात है सरकार को ही बीच में आना पड़ेगा, इंडस्ट्री के पास पैसा ही नहीं है प्राइवेट वाली के पास, तो ऑब्वियसली बात है सरकार को बीच में आना पड़ा। सेकेंड, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर तो यार ऑब्वियसली बात है तभी गुड्स प्रोड्यूस करेगा जब उसको दिखेगा कि एक मार्केट है जो हमारे गुड्स को परचेस करेगी, अच्छी खासी डिमांड है इकोनॉमी में, तभी वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, थोड़ी बहुत जो कैपिटल लगा के अपनी। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे मार्केट इतनी डेवलप नहीं थी, लोगों की उतनी डिमांड्स ही नहीं होती थी। तो प्राइवेट सेक्टर ने देखा कि भैया लोगों की तो डिमांड ही नहीं है, हम क्या ही गुड्स प्रोड्यूस करें, क्यों ही इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, अपना ही क्यों नुकसान करें। तो उसने तो उसके पास कोई इंसेंटिव था ही नहीं, यानी कोई पर्पज ही नहीं था, तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ा। तो गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी यार प्राइवेट सेक्टर जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा ऑब्वियसली बात हमने पढ़ा था वो प्रॉफिट के लिए करेगा, जो पुअर क्लास है या फिर जो मिडिल क्लास है उसके लिए गुड्स प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। तो सोशल वेलफेयर कैसे होगा, हर किसी तक कैसे गुड्स पहुंचेंगे इंडस्ट्रीज डेवलप करके। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हमको ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमारा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहेगा, तभी हम सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ध्यान दे सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट रोल क्यों थे पब्लिक सेक्टर के आने के या गवर्नमेंट के आने के। सबसे पहला, प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल ही नहीं थी। दूसरा, इंसेंटिव ही नहीं था प्राइवेट सेक्टर का कि वो इंडस्ट्री सेटअप करें क्योंकि मार्केट ही नहीं डेवलप थी इतनी। तीसरा क्या था कि सोशल वेलफेयर भी अचीव हो सके हमारी इकोनॉमी में, राइट। तो ये था रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद हमारा लॉन्च करा गया IPR 1956, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इसमें यह बोला गया सीधे भाषा में कि भैया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस होगी यानी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा उसमें मेजर रोल प्ले करेगी गवर्नमेंट, ना कि प्राइवेट सेक्टर। बस इतना बोला गया उसके अंदर। तो क्या बोल रहा है, इट वॉज अ क्लियर कट डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भैया हमारा लीडिंग रोल रहेगा जो भी प्रोसेस होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इसको बोला IPR 1956। इसके अंदर 3 तरह के इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा, इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहला शेड्यूल A, दूसरा शेड्यूल B और तीसरा शेड्यूल C। शेड्यूल A की जो इंडस्ट्रीज थी वो बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड होंगी, यानी गवर्नमेंट का उस पर राज होगा, वो हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ओन कर सकती है। जिसके अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व करी गई थी, जिसमें आपका वेपन इंडस्ट्रीज आई थी, आपका आर्मी प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्रीज थी, आपका रेलवेज भी इसके अंदर आया था। तो ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन्ड होंगी कंप्लीटली, वो ही शेड्यूल A। दूसरी थी शेड्यूल B, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ओन्ड होंगी, लेकिन उसमें जो मेजर रोल प्ले करेगा वो करेगी सरकार, यानी गवर्नमेंट ओन उसमें मेजर रोल प्ले करेगी, प्राइवेट सेक्टर्स को एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। ठीक है, मेन रोल रहेगा गवर्नमेंट का, जिसके अंदर हमारी 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व करी गई थी, जिसमें हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज भी थी एक पार्ट, राइट। फिर शेड्यूल C में आई जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ओन्ड होंगी, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर उसको ओन करेगा, वो आई शेड्यूल C के अंदर जितनी भी रिमेनिंग थी। ठीक है, उसके बाद भैया अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने बोला कि यार जो शेड्यूल C की इंडस्ट्रीज होंगी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ओन्ड होंगी, लेकिन उसके ऊपर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगा दी कि भैया कुछ उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी। अब एक टर्म आया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है, ये होता है एक रिटर्न परमिशन गवर्नमेंट से कि भैया हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं और हम मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स को, वो होता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो किसके तहत लाई गई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर इसका स्टेटमेंट हुआ था, इस एक्ट के अंदर, राइट। सो इट इज अ रिटर्न परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर गुड्स।
अब इसमें लाइसेंस वॉज रिक्वायर्ड फॉर, यानी आईडीआर एक्ट जो 1951 के अंदर जो लाइसेंसिंग करी गई थी उसके लिए 3 चीज़ों के लिए लाइसेंस चाहिए था। सबसे पहला, आपको कोई भी नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए। सेकेंडली, आपको अपना एक्सपेंशन करना है, अपनी जो इंडस्ट्री है या जो भी अपनी वो है फर्म, उसको एक्सपेंड करने के लिए भी क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तीसरी चीज़, आपको डाइवर्सिफिकेशन, यानी पहले आप एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब आप चाहते हो कि हम 3-4 प्रोडक्ट बनाएं तो भी आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस चाहिए। समझ रहे बात को? तो ये 3 हमारे क्या करेगा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर चीज़ें लगाई गई। सबसे पहला, सेटअप करने के लिए न्यू इंडस्ट्री को, एक्सपेंड करने के लिए और प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, राइट। तो ये था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो कि इसके अंदर आया था आईडीआर एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में, जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगाई गई थी, जो शेड्यूल सी की थी। ठीक है, तो ये था आईपीआर 1956, दैट्स इट। ठीक है, फिर हमारी आई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई जिसको हम बोलते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस किसने देखी, कार्वे कमेटी ने 1955 में जो लॉन्च हुई थी। कार्वे कमेटी मतलब विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इसको हम बोलते हैं। इसने देखा कि कहीं ना कहीं अब हमारी कंट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जिसमें आप एक क्या कहते हैं लिमिटेशन लगा दो कि भैया इससे ज़्यादा तुम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन लगा दी, तुम इतनी ही इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, उसको हमने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो व्हाट इज इट, इट इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड, यानी सिर्फ और सिर्फ आप इतनी ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, उसको हमने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो कि 1950 में कितनी थी इन्वेस्टमेंट तुम कर सकते थे इंडस्ट्रीज में, जो कि थी 5 लाख रुपए 1950 में, जो करंटली है वो 10 करोड़ है। ठीक है, बुक में आपको 1 करोड़ भी दिखेगा, किसी में 5 करोड़ दिखेगा, बट जो सही है वो है 10 करोड़, राइट। तो देखो अब ना यहाँ पे बात आती है कि भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसएसआई, जिसमें सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि भैया ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ नहीं करती है, ये लेबर इंटेंसिव यूज़ करती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए हो, क्योंकि मशीन्स तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती है। सेकंड, नीड प्रोटेक्शन, यानी इसको जो बिग इंडस्ट्रीज होती है उससे प्रोटेक्शन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि भैया जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वो तो वही गुड्स सस्ते में बना देगी, फिर इनसे गुड्स कौन परचेस करेगा, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनको टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है। सेकेंडली, कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर देती है इनके लिए कि भैया सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही ये प्रोडक्ट्स परचेस करेगी। ठीक है। थर्ड हमारा है फ्लेक्सिबल, यानी ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, आप इसको कहीं भी स्टैब्लिश कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, लेकिन बिग इंडस्ट्रीज़ को हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बिग इंडस्ट्रीज़ हम वहीं सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, सेकेंडली मार्केट भी अवेलेबल हो, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम जल्दी से कहीं भी फ्लेक्सिबली कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है अबाउट एसएसआई। सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है। सेकेंडली, इसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है बिग इंडस्ट्रीज से। थर्ड, फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी हम इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमने करा, उसके लिए रिफॉर्म्स वगैरह ये 2 आए। आईपीआर 1956 जो हमने लॉन्च करा। अब हमारा बचा है ट्रेड सेक्टर, छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में हम उसको खत्म कर लेंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको नोट कर लो, मैं आता हूँ 2 मिनट में। तो हमारा बस लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है फॉरेन ट्रेड, फिर ये A to Z चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बुक मैंने फॉलो करी है संदीप गर्ग, ठीक है, A to Z इससे जो भी था उसमें करवा दिया है, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट। ठीक है, अब हमारा जो बचा है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है भैया? फॉरेन ट्रेड मतलब कि यार जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह, उसी को बोलते हैं हम ट्रेड। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड मीन्स इंक्लूड्स ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना इंडिया पे और इंडिया से। ठीक है, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड वॉज 1.78%, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसमें इंडिया का परसेंटेज कितना है? 1.78%। अब क्या हुआ ना, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही थी फॉरेन इंडस्ट्रीज से, क्योंकि फॉरेन इंडस्ट्रीज तो यार जो प्रोडक्ट्स थे उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी और मशीनरी भी होती थी, तो वो क्या करते थे, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लो प्राइसेस में बना देते थे, और हमारे खुद के सिटीजन्स भी हमारे जो गुड्स हैं उनको परचेज नहीं करते थे। एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, अपने खुद के सिटीजन्स ही नहीं परचेज कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने देखा भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला देश, ऐसे तो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ग्रो नहीं करेगा और हमारा ट्रेड सेक्टर कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उनने का क्या लगाई, एक पॉलिसी लगाई जिसको बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि भैया हम पहले गुड्स जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको बंद कर देना, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और वही गुड्स अब हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, या तो खुद प्रोड्यूस करेंगे और अगर वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उसके जैसा ही कोई गुड प्रोड्यूस कर देंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, लेकिन हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स, या तो रिप्लेस कर देंगे वही प्रोडक्ट को या उसका जैसा कोई सब्स्टिट्यूट हम खुद बनाएंगे बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी डोमेस्टिक खुद प्रोडक्शन हम करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज विद इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, यही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसको खुद क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी कैरेक्टराइज करा गया था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी से, ये एक स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। उसके बाद इसका एम क्या था कि जो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाई उसका क्या एम था, उसके 3 एम थे। सबसे पहला क्या था कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। सेकंड, टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि भैया अब ऑब्वियसली बात है हम कुछ इंपोर्ट करेंगे किसी कंट्री से तो उसके बदले में हम उनको उनकी करेंसी देनी पड़ेगी, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है। सपोज कर लो हमारे पास डॉलर्स रखे हुए हैं, तो हम जब परचेज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हमें उनको डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज क्या होगी, खर्च हो गई। तो उसको बचाने के लिए भी। तीसरा, टू अचीव सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए। ऑब्वियसली बात है 3 छोटे पॉइंट। क्या एम था, सबसे पहला कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर सकें। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर सकें। थर्ड, हम आत्मनिर्भर बन सकें या अचीव कर सकें सेल्फ रिलायंस। दैट्स इट। इतना ही था कि इसमें इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दोनों एक ही चीज है। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन करने के लिए 2 चीजें करी गई थी। सबसे पहला टैरिफ लगा के, दूसरा कोटा लगा के। टैरिफ मतलब होता है कोई भी गुड हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें टैक्स लगा देना, उसको हम बोलते हैं टैरिफ। तो कोई चीज़ अगर 1000 रुपये की इंपोर्ट करी गई तो उस पर मान लो 10% का टैक्स लगा दिया, तो वो कितने की हो जाएगी, 1100 की। अब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है लोग खरीदना उसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन करा गया हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का। तो पहला था टैरिफ, रिफर्स टू इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, टैक्स लगा देना। सेकंड है कोटास। कोटास मतलब बैरियर लगा देना कि भैया हम सिर्फ इतने ही क्वांटिटी के गुड्स, इतने ही क्वांटिटी गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे। मान लो हमने बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ 1000 ही गुड्स इंपोर्ट करेंगे, 1000 ही बाइसाइकिल हम इंपोर्ट करेंगे, तो उस तरीके से भी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करा गया। तो इम्पोजिंग बैरियर्स ऑन द क्वांटिटी इंपोर्टेड। टैरिफ मतलब टैक्स लगाना जिससे गुड्स महंगे हो जाएंगे। कोटा मतलब कि सिर्फ हम इतने ही गुड्स क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी हमारे खुद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से ही खरीदना पड़ेगा जब वो खत्म हो जाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा, राइट। तो ये 2 तरीके से प्रोटेक्शन करा गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये क्रिटिकल अप्रेजल है, देख लेते हैं। इससे डरना नहीं है यार, बहुत बच्चों को लगता है कि भैया क्रिटिकल अप्रेजल क्या है। एक बार सिस्टम से लाइन से पढ़ोगे ना, कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं है। एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें पहला आया जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में प्रपोर्शन या कंट्रीब्यूशन आ रहा था, वो पहले 1951 तक कितना था, 11.8%, जो कि इंक्रीज हो गया, कितना हुआ, 24.6% 1990 से 1991 तक। तो इतना हमारा इंक्रीज हो गया 11.8% से 24.6%। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता है 11 पॉइंट, आप 11% लिख के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वैसे ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है कभी। तो पहले हमें ये बोला। उसके बाद इंडस्ट्रीज बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड, यानी इंडस्ट्रीज पहले हमारी कुछ लिमिटेड ही होती थी, कॉटन एंड टेक्सटाइल, तो अब उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। इनफैक्ट अब हम इंजीनियरिंग गुड्स को भी क्या करने लग गए, प्रोड्यूस करने लग गए। तीसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल विद लो कैपिटल, यानी पहले जिसके पास कैपिटल नहीं होती थी, बहुत कम कैपिटल होती थी, वो इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर पाता। लेकिन अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जिसके पास बहुत कम कैपिटल है वो भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने लग गया। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब जो जिनके पास कैपिटल कम है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फोर्थ बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्रीज हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उसकी हमने इंडस्ट्रीज सेटअप कर लिया। यानी अगर हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम सिर्फ इंपोर्ट ही कर रहे थे। लेकिन जब हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, यानी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, हम अपनी खुद के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उसी वजह से हम लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक प्रॉब्लम पता है क्या हुई, लोगों ने ना इसको ऐसे देखना चालू कर दिया कि भैया अब तो कंपटीशन आ ही नहीं रहा है, यानी अब कोई जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं वो तो हम ला ही नहीं रहे हैं, तो हमारा खुद का यहाँ पे कंट्रोल है, यानी हमें कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप करना नहीं चाहा, तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, याद रख लेना। उसके बाद बोला है लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो बोला था लाइसेंसिंग जो लगाई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 ने, जिसमें क्या होता था, नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए, एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, और प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए लाइसेंस चाहिए। रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी ने हेल्प करा गवर्नमेंट को टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंट्रोल करा। लेकिन इसकी वजह से दो प्रॉब्लम आई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की वजह से या लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से। सबसे पहला मिसयूज हुआ इसका। सेकंड,
टाइम कंज्यूमिंग, यानी जो ये लाइसेंस लेना, रिटर्न परमिशन लेना, ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग ये बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसने, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर का मेन रोल आ गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उसने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, अलग अलग एरियाज में, पूरे बैकवर्ड एरियाज में भी बढ़िया करके उसने कंट्रीब्यूशन करा। लेकिन सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आया, मोनोपोली कंट्रोल, यानी हमने बोला कि यार पब्लिक सेक्टर ही इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी, तो इस वजह से क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली कंट्रोल हो गया और वो ऐसी जगह पे भी जाने लग गया जहां पे उसकी जरूरत नहीं थी। वो होटल इंडस्ट्री में भी जाने लग गया, वो जूते चप्पल भी बनाने लग गया, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता था। तो पहली प्रॉब्लम क्या हुई, मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल मतलब क्या होता है कि भैया सिर्फ आप ही हो और कोई आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, तो ये हुआ। सेकंड, कंटिन्यूड इवन आफ्टर लॉसेस, यानी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं वो फिर कंटिन्यू करती हैं, चाहे वो लॉस अगर कर रही हो वो फिर भी कंटिन्यू करती रहती है, लॉस अगर कर रही है फिर भी कंटिन्यू करती रहती है, तो ये सेकंड हमारा इसका प्रॉब्लम हुआ। थर्ड, इकोनॉमिस्ट या स्कॉलर्स ने क्या बोला, एक अपनी राय दे दी, फालतू की राय या एडवाइस दे दी, फालतू नहीं है, एडवाइस इंपॉर्टेंट दी, कि भैया गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज में, जैसे कि नेशनल डिफेंस, जो भी आर्मी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, ना कि फालतू जगह पे। तो जो नॉन एसेंशियल एरियाज हैं वहां पे हमारा प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, तो गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है वहां पे, तो ये बोला गया, ठीक है। ये तीन इसके अंदर बोले गए। मैंने बहुत आपको लंबा करके बताया ना, उसके लिए सॉरी, बट मैं जो पीछे का था उससे भी रिलेट करके पूरा बताना चाह रहा था इसलिए, बट आपको इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल है वो हमने यहाँ से पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा, छोटा सा रिवीजन बस। पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो इंक्रीज हुआ 11 से 24% पे। सेकंड, इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से जिनके पास लो कैपिटल थी वो भी गुड्स प्रोड्यूस करने लग गए, वो इंडस्ट्रीज डेवलप करने लग गए। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने लग गए। लाइसेंसिंग पॉलिसी ने गवर्नमेंट को हेल्प करा कि इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सके, और पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये था यार हमारा इंडियन इकोनॉमी 1915 टू 1990, A to Z पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये बुक फॉलो करी है मैंने इंडियन इकोनॉमी के लिए, संदीप गर्ग की, जिससे A to Z करवाया है। कोई भी डाउट आता है कमेंट कर देना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर भी हम कवर अप करते हैं 3 से 4 दिन के अंदर, तब तक आप अच्छे से इसको नोट वोट कर लेना, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, ओके बाय। I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you